हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा 13 चैप्टर चल रहा था फिजिक्स सेकंड में, जिसका नाम है न्यूक्लियाई, और उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर वो हमने कर लिया था, इसका ग्राफ हमने कर लिया था, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इस 2020 के जो सिलेबस है आपका, इसमें इस टॉपिक को हटा दिया गया है। ये ध्यान रखना, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में टॉपिक करवाया था, वो टॉपिक का वीडियो वो जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से हट चुका है। लेकिन वो आपको इसलिए करवाना जरूरी था कि आपको एटलीस्ट न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारा टॉपिक आएगा वो सिलेबस में है। जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो टॉपिक है वो टॉपिक उसी के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। और जब उससे हम रिलेट कर पाएंगे तो ज़्यादा इजी, ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसको समझ पाएंगे। इसलिए मैंने लास्ट वाले वीडियो में, लास्ट वाले लेक्चर में आपको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, या जो न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी है उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस किया था। और वहाँ पर एक और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस भी क्यों होगी, उसका रीज़न क्या है, उसका जो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, तो वो भी हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की हेल्प से बना सकेंगे। कि बड़ा न्यूक्लियस अगर टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है छोटे अलग अलग न्यूक्लियस में, तो उसका आगे कैसे होता है, वो कैसे स्टेबल में कन्वर्ट होता है। या फिर दो छोटे न्यूक्लियस अगर ऐड होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, तो वो बड़ा जो न्यूक्लियस होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू पेरेंट न्यूक्लियाई विच आर स्मॉलर। ओके, दो छोटे न्यूक्लियस ऐड होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर नॉन एज पेरेंट न्यूक्लियाई एंड दिस इज बेबी न्यूक्लियाई। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर दिस इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दीज टू nuclei. That's why this is more stable and energy is released in nuclear fusion process. And if we have one larger, one bigger nucleus and this is break down in two smaller nucleus, okay, then also binding energy of this parent nuclei is smaller and binding energy per nucleon of this baby nuclei are larger, greater. That's why energy is released in this nuclear fusion process. This process is known as nuclear fusion process and this is known as nuclear fission process. Okay, ये दोनों प्रोसेस है, एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इन सब के बाद मैंने आपको एक मिडिल रेंज वाली जो केस बताया था, मिडिल रेंज वाली जो स्टडी बताई थी, कि जहाँ पे आपको ये देखना होगा एटॉमिक मास नंबर इज ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 170। तो यहाँ पे क्या था, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी वो लगभग नियरली कांस्टेंट थी। जो बाइंडिंग पर न्यूक्लियन जब कांस्टेंट थी तो वहाँ पे आपको एक रिजल्ट और मिला होगा कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो आज हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्सेस, ये आपको देखना है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे और इसका वेरिएशन देखेंगे हम, ठीक है ना। ये जो फोर्स है, जैसे मान लो अगर हम इस न्यूक्लियर चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें जो पार्ट डिलीट हुआ है उसके बाद अगर जितना पार्ट बचा उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, कौन, न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स होता है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्सेज, what is nuclear force or what are nuclear forces and how we can define these forces in our easy language. Okay, so we can, if we want to define this nuclear force, so we can define in very simple way: force exerted between two nucleons inside the nucleus is known as nuclear force. Okay, what are nucleons? Neutrons and protons combinedly they are known as nucleus. इनको हम एक साथ मिलकर, प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स को एक साथ मिलाकर हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे, ठीक है ना। न्यूट्रॉन अलग होता है, प्रोटॉन अलग होते हैं, लेकिन जब आप दोनों को एक साथ प्रोनाउंस करते हो, एक साथ दोनों को बोलते हो, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, इनको न्यूक्लियॉन्स बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये न्यूक्लियॉन्स मिलकर क्या है, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिट होगा, न्यूट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, दैट फोर्स इज नोन एज ए न्यूक्लियर फोर्स। एंड न्यूक्लियर फोर्स is a strongest force of the universe and nature.
नेचर या यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स होता है वो कौन होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है। ओके, अगर हम इसको ग्रेविटेशन फोर्स से कंपेयर करें, ओके, ग्रेविटेशन फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स, if the value of gravitation force is 1 Newton, then value of nuclear force is 10 to the power 39 Newton. Okay, 10 to the power 39. It means this is equals to 1 followed by 39 zeros. ये जो zeros होंगे आगे कितने होंगे? 39 zeros होंगे। आपको पता है एक जीरो हम जब यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं ना तो फोर्स की वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ओके, अगर हम 1 टाइम अगर एक जीरो यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखो हमारे जितनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जितने हमारे पास नंबर है जिनको हम अलग अलग नेम्स दे रखे हैं, स्पेशल नेम्स दे रखे हैं, वो सारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो 10 to the power 39 टाइम्स of gravitation force. This is our power of nuclear forces. So this is strongest force in the nature, and that is why energy is released in nuclear reactions are highest energy which we can achieve in our daily, not daily, in our practical life. Okay, तो nuclear reactors है, nuclear reactors से जो energy release होती है वो इसीलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और वहाँ पे एक चीज़ और है कि सबसे ज़्यादा डेंजरस एनर्जी भी यही होती है। उसका रीज़न ये है, एनर्जी इज़ व्हाट? एनर्जी इज़ ए काइंड ऑफ हीट। ओके, जहाँ पर एनर्जी होगी वहाँ पर वो हीट जनरेट करेगी, और वो एक साथ इतनी हीट जनरेट करेगी, इतनी हीट जनरेट होती है वहाँ पर कि हम उसको कहीं पर भी कंज्यूम नहीं कर पाते, हम उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो वो वहाँ पे क्या होगा? एक तरीके से ब्लास्ट होता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होता है वो भी एक टाइप की एनर्जी का ही रिलीज होता है, एनर्जी ही रिलीज होती है। और अगर कहीं पर न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम तो वहाँ पर भी एनर्जी का ही रिलीज होता है, लेकिन दैट प्रोसेस इज कंट्रोल्ड प्रोसेस। ओके, एनर्जी रिलीज हो रही है लेकिन वो जो प्रोसेस है वो क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। और जब हम यहाँ पे न्यूक्लियर बम की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? एनर्जी वहाँ है लेकिन वहाँ पर कंट्रोल्ड प्रोसेस नहीं होगी, जबकि वहाँ पर एक अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होगी इन केस ऑफ न्यूक्लियर बम। और न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ कंट्रोल प्रोसेस। ओके, तो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन न्यूक्लियॉन्स लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही ये एक्सर्ट करता है। अगर ये दोनों पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर होंगे, एक फ्री स्टेट में अवेलेबल होंगे, तो इन दोनों के बीच में कोई भी न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। अब इसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के पहले हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ ऑफ potential energy of two nucleons and distance। आपके पास यहां पे दो अलग अलग न्यूक्लियॉन्स होंगे और उन दोनों के बीच का सेपरेशन, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये ग्राफ आपको न्यूक्लियस फोर्स के बारे में सब कुछ बता देगा। ठीक है ना, अगर आपको ये ग्राफ अच्छे से पता है, इफ यू नो दिस ग्राफ देन यू कैन एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, एक प्रॉपर्टी तो हमने लास्ट टाइम बताई थी, लास्ट वाले ग्राफ से बताई थी, बाकी सारी प्रॉपर्टी इसी से होगी। ठीक है, सपोज दिस इज जीरो लाइन and at this case, at this axis we are taking distance, separation of two nucleons which is r, and this is in Fermi meter और femtometer, this is Fermi। okay, Fermi क्या होता है? equals to 10 to the power minus 15 meter, this is Fermi। okay, and now we have this is zero line, and on this y axis we have to consider potential energy, and unit of this potential energy is mega
इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, एंड दिस इज आवर 100 प्लस 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस पॉइंट इज माइनस 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने आपको यहां लिख दिया, और ये 100 तो प्लस 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. एंड वन मोर थिंग, एट दिस प्लेस वी हैव वन फर्मीमीटर, देन 2 फर्मीमीटर, देन 3 फर्मीमीटर. ओके, दीज आर स्केलिंग ऑफ ग्राफ. ये ग्राफ को हमने स्केल किया है कि ये आपकी रीडिंग्स होगी. अगर ये रीडिंग्स आपको पता है, इनको आप अगर इंटरप्रेट कर सकोगे तो आप इस ग्राफ के बारे में सब कुछ बता पाओगे, और ये आपका ग्राफ चलेगा इस तरीके से. ये आपका ग्राफ होगा किसका? पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस का. अब इस ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं, हम ग्राफ को स्टडी करते हैं. कैसे होगा? तो ग्राफ जितना ज्यादा आपको स्टडी करना आएगा, कॉन्सेप्ट उतने ही ज्यादा डेवलप होंगे. न केवल आपके इसमें, कहीं पर भी, कि फिजिक्स से किसी भी टॉपिक में ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. और आपके अपनी एग्जाम में जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होते हैं, उसमें आप ये मान के चलो 5 to 7 मार्क्स के ग्राफ होते हैं केवल एग्जाम में. या तो ग्राफ किसी डेरिवेशन के साथ ड्रॉ करने होते हैं, या फिर ग्राफ अकेले ड्रॉ करने होते हैं, या फिर वहां पर आपको ग्राफ मिलेगा और उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. ठीक है, तो ग्राफ को स्टडी करना आपको हर हालत में आना ही चाहिए. ठीक है, तो ये ग्राफ देखो यहाँ पे क्या है. सबसे पहले व्हेन द सेपरेशन इज वेरी 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 स्मॉल, सेपरेशन अगर बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सॉरी, ये पॉजिटिव 100 है, ये नेगेटिव 100 है. ठीक है ना. अगर सेपरेशन दो न्यूक्लियॉन्स का, न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से होंगे आपके पास? प्रोटॉन्स होंगे एंड न्यूट्रॉन्स होंगे. अब दो न्यूक्लियॉन कौन कौन से पेयर में कौन कौन हो सकते हैं? दो का है तो पेयर होगा. दो न्यूक्लियॉन में से दोनों प्रोटॉन हो सकते हैं, दोनों न्यूट्रॉन हो सकते हैं, और दोनों न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन अलग अलग भी हो सकते हैं. ठीक है ना. तो ये चीज ध्यान रखना. देखो, अगर दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन अगर बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत स्मॉल है अगर सेपरेशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर सेपरेशन बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के नजदीक आ गए, तो आप ये कह सकते हो कि इसमें लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स हमेशा क्या होगा? रिपल्सिव नेचर का होगा. ठीक है, कौन से नेचर का? रिपल्सिव नेचर का. और अगर आप इसको इंक्रीज करोगे सेपरेशन को, देखो यहां से आप सेपरेशन को इंक्रीज कर रहे हो ना, इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हो, तो ये लगातार जो रिपल्सन फोर्स है ये कम होते हुए आएगा. अब आप कहोगे सर यहाँ तो प्लस 100 लगा रखा है और बोल रिपल्सन, इसमें क्या रिलेशन है? तो मैं आपको बताऊंगा, रिपल्सिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है. ओके, या इन अदर वे यू कैन से potential if the potential energy of any system is positive, that system will be unstable and the force will be repulsive force. And if the potential energy of any system is negative, then that system is stable and the force will be attractive force. Attractive अगर force होगा, attraction होगा किसी दो चीजों में, तभी तो वो stable रह पाएगा, otherwise वो क्या रहेगा? unstable रहेगा. if repulsive force will occur in that condition. okay, तो next is, जैसे जैसे आप इस डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो, यहां से डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो जो रिपल्सन फोर्स है दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच का, वो भी क्या हो रहा है? लगातार धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और एक टाइम पर डिक्रीज होने के बाद ये वापस क्या आ गया? यहाँ पे नेगेटिव में आ गया, और नेगेटिव में आते ही फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो जनरली इतनी कम डिस्टेंस बहुत कम टाइम में नहीं होती है. ठीक है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि इतनी कम डिस्टेंस हो जाए दो न्यूक्लियॉन्स में. तो यहां पर आपको यह देखना है कि न्यूक्लियर फोर्स, मोस्ट ऑफ द केसेस न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर. तो फर्स्ट आपके पास ये आ गई, न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर. अट्रैक्टिव नेचर का होगा. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन हो गई, इफ द सेपरेशन इज वेरी स्मॉल देन इट विल बी इन रिपल्सिव नेचर. इफ
द सेपरेशन इज वेरी स्मॉल देन फोर्स इज रिपल्सिव। अगर बहुत कम होगा, इवन आप ये कह सकते हो अगर R की वैल्यू लेस देन 0.8 फर्मी होगी उस कंडीशन में, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस विच इज R0, ओके, एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस विच इज R0, ये वाले R0 पर ये फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब यहां पर इसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, ओके, एट R0 डिस्टेंस फोर्स, you can say its strength is मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम होगी इसकी स्ट्रेंथ जहाँ पे, और इसके बाद ये फोर्स धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बहुत धीरे धीरे नहीं होगा, इवन बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। देन इट डिक्रीजेज रैपिडली, ठीक है ना, ये बहुत जल्दी ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे आपका जो फोर्स है ये। और इसके बाद आपको ये देखना है, फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पर इतना जो आपके सामने सब कुछ आ रहा है फोर्स के बारे में, यहाँ पे आप देख रहे हो कि फोर्स पहले तो थोड़ा सा रिपल्सिव है, लेकिन अधिकतम टाइम, ज़्यादातर टाइम फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का है। तो दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता ये, ओके, न्यूक्लियॉन्स के चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीनों ही पेयर पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तीनों पेयर के लिए लगने वाला फोर्स सेम होगा, यहाँ पे कोई किसी के ऊपर फोर्स कम नहीं होगा, किसी के ऊपर फोर्स ज्यादा नहीं होगा। तो ये सब आपके लिए किसके लिए है, न्यूक्लियर फोर्स के लिए है, ठीक है। इतना आप अगर ध्यान रखते हो तो आपके लिए ये सफिशियंट है। और एक चीज और, फिफ्थ केस है, फिफ्थ जो पॉइंट है वो हमेशा याद रखना, बहुत ईजी है ये तो, मैंने आपको बता भी दिया होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है किसमें है, नेचर में। नेचर में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, क्यों है, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू दिस फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू दिस न्यूक्लियॉन्स इज वेरी 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 हाई, ओके। पोटेंशियल एनर्जी आप एटम्स के अंदर आप कंसिडर करोगे तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, लेकिन यहां पर आप देखोगे तो यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी कितने में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, इसलिए यहां पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियर फोर्स है, एंड न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी। जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लास में, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।